नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम पोषण के अंतर्गत जो हमारे बचे हुए भाग थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने पिछली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन के बारे में पढ़ा था। अब हमारे जल और खनिज लवण, ये जो दो टॉपिक थे ये बचे हुए थे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस तरीके से पोषण जो चैप्टर था उसको पूर्णतः खत्म करेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, उनको डिटेल से समझेंगे। तो इसके बाद हमने जो पहली क्लास की थी, इस पहली क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना था। कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा और प्रोटीन के बारे में जाना था। फिर हमने विटामिन के बारे में जाना था, विटामिन के पूरे कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जाना था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देखें पहले। इससे आपका जो पोषण वाला चैप्टर है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। और पोषण वाला चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि प्रोटीन और विटामिन और कार्बोहाइड्रेट ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। 100% इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो आज हम जल की बात करेंगे और खनिज लवण। खनिज लवण में भी हम देखेंगे कि वह कितने प्रकार के होते हैं, कौन से मुख्यतः इंपॉर्टेंट खनिज लवण होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यदि हम बात करेंगे जल की, तो जल जो होता है ये एक शरीर, मनुष्य के शरीर में 65 से 70% जल पाया जाता है। यानी जो मनुष्य का शरीर होता है वो 65 से 70% हिस्सा जल से मिलकर बना होता है। यदि उल्टी और अतिसार, यदि ये जो दो बीमारियां हैं, उल्टी और वॉमिटिंग या अतिसार यानी लूज मोशन, यदि ऐसी कोई स्थिति होती है तो इस स्थिति में जल की कमी हो जाती है। शरीर में जल की कमी किस स्थिति में हो जाती है? अतिसार या उल्टी की स्थिति में जल की कमी हो जाती है। इस स्थिति को निर्जलीकरण या इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण यानी जल की कमी होना ही इसे निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये जो बीमारी है डिहाइड्रेशन, ये इतनी भयानक बीमारी है कि इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण की वजह से इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। एक मुगल शासक था, मुगल शासक का नाम था अकबर। आपने सुना होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अकबर जो मुगल शासक था, अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो अतिसार की वजह से हुई थी। अकबर को अतिसार नामक बीमारी हुई थी। अकबर की मृत्यु अतिसार की वजह से हुई थी और इसे डिहाइड्रेशन की समस्या हो गई थी जिस वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी कितनी भयानक होती है। जब अकबर की मृत्यु हुई थी उस समय पे इसका इतना ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं था, इतना ज्यादा इलाज नहीं हुआ करता था। वर्तमान में इस तरीके की कोई भी घटना सामने नहीं आती है क्योंकि तो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की स्थिति में कई सारे जो दवाइयां और ट्रीटमेंट होता है, तो इस वजह से अब मृत्यु होना संभव नहीं है, इसका इलाज हो जाता है। लेकिन औसतन कम से कम एक दिन में प्रति व्यक्ति को 4 से 5 लीटर पानी पीना बहुत अति आवश्यक है। 4 से 5 लीटर पानी पीना औसतन आवश्यक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 8 से 9 लीटर पानी पीता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। उसको ये बीमारी कभी नहीं हो सकती है यदि वह 8 से 9 लीटर पानी का सेवन एक दिन में करता है। अधिकतम जल की अगर शरीर में अच्छी मात्रा है, औसतन मात्रा अच्छी है, तो ये शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करने का काम करता है। यदि पानी बॉडी में पर्याप्त मात्रा है तो बॉडी का टेम्परेचर अच्छा रहता है क्योंकि बॉडी से जो पसीना निकलता है या वाष्प निकलती है तो उसकी वजह से शरीर का तापमान नियंत्रण रहता है। और जल जो है एक अच्छा विलायक होता है। जल अच्छा विलायक होता है, इसका इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यदि हम जल को या पानी को किसी के साथ भी मिलाएंगे तो वो तुरंत उसके साथ मिल जाता है। इसलिए ये माना जाता है कि जल एक अच्छा विलायक होता है। तो इस तरीके से हमने जल जो पोषक तत्व था उसके बारे में चर्चा करी। इसके बाद हम बात करेंगे खनिज लवण की। तो जो खनिज लवण होते हैं ये 29 प्रकार के खनिज लवण होते हैं। कितने प्रकार के? 29 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। खनिज लवण जो होते हैं ये किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। खनिज लवण ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये ऊर्जात्मक भोजन की श्रेणी में आते हैं। ऊर्जात्मक भोजन की श्रेणी में खनिज लवण को रखा गया है, जबकि ये कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। खनिज लवण जो है ये विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनके संचालन के लिए खनिज लवण उत्तरदायी होते हैं। ये मुख्यतः यदि हम बात करें तो जो जैसे खनिज लवण होते हैं ये 29 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः है वो 6 प्रकार हैं। हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन। ये जो 6 तरीके के खनिज लवण हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना अत्यधिक रहती है, इसलिए इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम को। सोडियम जो होता है, सोडियम शरीर में शरीर की कोशिका में कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाया जाता है।
शरीर में, शरीर के कोशिका में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये धनायन के रूप में पाया जाता है और विभिन्न क्रियाएं जो होती हैं शरीर कोशिका में उसके संचालन में ये सहायता करता है। सोडियम की यदि अच्छी मात्रा होती है बॉडी में तो ये रक्त दाब को नियंत्रण करने का कार्य करता है। रक्त दाब से मतलब है ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रण करने का कार्य करता है कौन? सोडियम। सोडियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रण का कार्य करता है और जल का संतुलन भी बनाए रखता है। यदि बॉडी में ज्यादा जल की मात्रा हो जाती है तो ये सोडियम की वजह से ये मूत्र के रूप में जल बाहर निकाल जाता है, यदि सोडियम की एक औसतन मात्रा बॉडी में प्रेजेंट है तब। इसके बाद हम बात करेंगे पोटेशियम की। पोटेशियम जो होता है वो भी कोशिका में, कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य में पोटेशियम कोशिका में, कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में उपस्थित होता है और यह रासायनिक अभिक्रियाओं के संचालन में सहायता करता है। ये विभिन्न क्रियाओं में सोडियम जो होता है, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कोशिका में, ये उसके संचालन में सहायता करता है और रक्त दाब भी नियंत्रण रहता है। जैसे कि हमने देखा कि सोडियम भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है और ये जो पोटेशियम होता है ये भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है। यदि पोटेशियम की कमी हो जाती है तो हाइपोकैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है। यदि पोटेशियम की बॉडी में कमी हो जाती है तो हाइपोकैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है। यदि ये रोग हो जाता है तो इस रोग में चिकित्सक सेब खाने की सलाह देता है। चिकित्सक या डॉक्टर जो होता है वो सेब खाने की सलाह देता है। कौन से रोग में? हाइपोकैल्सीमिया नामक रोग में चिकित्सक सेब खाने की सलाह देता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन की। ये भी खनिज लवण के जो हिस्से हैं इनके बारे में हम जानेंगे। कैल्शियम जो होता है वो दांतों और हड्डियों को कठोरता प्रदान करता है। कैल्शियम की अगर अच्छी मात्रा होती है तो दांतों एवं हड्डियों में कठोरता रहती है, हड्डी और दांत मजबूत रहते हैं। यदि इसकी कमी हो जाती है, यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो मनुष्य का कंकाल होता है वो कमजोर हो जाता है, उसकी वृद्धि और विकास रुक जाता है, कंकाल अविकसित रह जाता है इसकी कमी से। किसकी? कैल्शियम की कमी से। और रुधिर स्पंदन में भी ये भूमिका निभाता है। कौन? कैल्शियम। यानी जो ब्लड प्रेशर या रुधिर स्पंदन होता है तो उसका संचार ठीक तरीके से हो, इसके लिए भी यह उत्तरदायी होता है, इसके लिए भी यह भूमिका निभाता है। किसके लिए? रुधिर स्पंदन के लिए। अगली बात जो हम करेंगे वो करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस भी दांतों और हड्डियों में कठोरता प्रदान करता है। फास्फोरस और कैल्शियम जो दोनों हैं ये मनुष्य की दांत और हड्डियों में कठोरता प्रदान करने का काम करता है। ये जो फास्फोरस होता है ये अम्ल और क्षार, बॉडी में अम्ल और क्षार दोनों पाए जाते हैं, इसके बीच संतुलन यानी बैलेंस बनाने का कार्य करता है। कौन? फास्फोरस। फास्फोरस जो है ये अम्ल व क्षार के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। इसके बाद हम बात करेंगे आयरन की। आयरन जो होता है, आयरन लाल रक्त कणिकाएं जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके निर्माण में सहायता करता है। किसके निर्माण में? आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में कौन सहायता करता है? ये जो होता है आयरन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। ये जो Hb होता है यानी जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का संवाहक होता है। जैसा कि हम जानते हैं जो Hb होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो जो O2 को Hb संवाहन करता है तो इसमें भी ये मदद करता है। मतलब जो Hb O2 का संवाहन यानी ऑक्सीजन का जो संवाहन करता है इसमें भी आयरन मदद करता है, यानी हीमोग्लोबिन को ये मदद देता है ऑक्सीजन के संवाहन करने में। यदि इसकी कमी हो जाती है तो अरक्तता हो जाती है। अरक्तता से मतलब है एनीमिया। एनीमिया जो होता है, एनीमिया जो रोग होता है ये आयरन की कमी से हो जाती है। एनीमिया बच्चों और महिलाओं में अधिक मात्रा में होता है। अधिकतर बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की शिकायत देखने को मिलती है। यदि आयरन की कमी हो जाती है तो ये समस्या होती है। इसके अलावा शरीर में थकान भी हो जाती है। यदि आयरन की कमी हो जाए तो शरीर में थकान, कमजोरी, आंखों के सामने अंधेरा यानी आंखों की रोशनी कम होना, चक्कर आना, ये इतने सारी समस्याएं जो होती हैं वो आयरन की कमी से, यदि शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो ये सारी दिक्कतें इंसान को इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके जो ये स्रोत होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई और जो चुकंदर, हरी पत्तेदार सब्जियां और चुकंदर जो होता है इनमें इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। हरे पत्तेदार सब्जियों में पालक हो गई, मेथी हो गई और भी जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें
आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है और चुकंदर में भी आयरन पाया जाता है, आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये इसका स्रोत होते हैं जो आयरन की कमी को इन जो हमारे डेली का रूटीन होता है, डेली के भोजन का जो रूटीन होता है, उसमें हरे पत्तेदार सब्जियां और ये चुकंदर वगैरह को ऐड करना अति आवश्यक होता है। इससे क्या है, आयरन की कमी होने की संभावना नहीं रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे आयोडीन की। तो आयोडीन जो होता है वो आयोडीन जो शरीर में थायराइड ग्रंथि होती है, अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में हम ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे, तो उसमें देखेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। तो जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है उसके निर्माण में ये सहायक होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है आयोडीन, जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि में T3, T4 और TSH, ये तीन चीजों की अगर टेस्ट करवाते हैं थायराइड का, तो इन तीन चीजों की जांच होती है, T3, T4, TSH। तो जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है तो इसकी सहायता, इसके निर्माण में ये सहायक रहता है कौन, आयोडीन। यदि इसकी कमी हो जाए तो साधारण घेंगा यानी ग्वाइटर रोग हो जाता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। और इसके जो स्रोत हैं वो समुद्री भोजन होते हैं। समुद्री भोजन में मुख्यतः आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जो समुद्री भोजन में समुद्री मछली, समुद्री शैवाल, ये जो होते हैं, इनमें आयोडीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। और आयोडीन युक्त नमक से भी ये आयोडीन की कमी को पूरा किया जाता है। आप याद रखें, नमक में कोई भी आयोडीन नहीं पाया जाता है, नमक में आयोडीन नहीं पाया जाता था। पिछले कुछ साल पहलों की अगर हम बात करें तो आयोडीन की काफी ज्यादा कमी देखी जा रही थी इंसानों के अंदर या मनुष्य के अंदर, आयोडीन की काफी। तब ये जाके ये एक ऐसा पदार्थ है नमक, जो हर कोई इसका सेवन करता है, तो इसमें आयोडीन की मात्रा मिलाने का निर्णय लिया गया था ताकि आयोडीन की कमी ना हो सके। तो वर्तमान में इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। आयोडीन की कमी लगभग खत्म हो गई है। अब आयोडीन की कमी किसी के अंदर भी नहीं पाई जाती है। बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर आयोडीन की कमी पाई जाती है। तो हमने ये जो खनिज पदार्थ थे उनके बारे में चर्चा करी है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन के बारे में चर्चा करी है। साथ ही सोडियम और पोटेशियम के बारे में भी चर्चा करी है। तो इस तरीके से ये हमारा जो पोषक तत्व वाला चैप्टर था वो खत्म होता है। इसके बाद हम जो अगला चैप्टर करेंगे वो ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।